नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन में, जिसमें लाते हैं हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो। लाए हैं हम आपके लिए आज भी ऐसे ही एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम चर्चा करेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो हमारी यह वीडियो आधारित है मैक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो अब हम चलते हैं अपने विषय की ओर। तो हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में किन किन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो हम करेंगे चर्चा समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की, राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय, राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियाँ, समग्र मांग एवं इसके घटक, अल्पकालीन संतुलन उत्पाद, अभावी मांग और अधिमांग की समस्या से क्या अभिप्राय है। तो हम इस वीडियो में इन सभी अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो में हम सबसे पहले प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न यही कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न में हमें राष्ट्रीय आय की परिभाषा को स्पष्ट करना है। तो राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय होती है। कारक आय हम उस आय को कहते हैं जो अपनी कारक सेवाओं को देने के बदले प्राप्त किए गए पुरस्कार के रूप में हमें मिलती है, उसे हम कारक आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय में हम एक लेखा वर्ष के दौरान देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय के कुल जोड़ को शामिल करते हैं और उसी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें दो बातों का ध्यान रखा जाता है कि राष्ट्रीय आय में केवल कारक आय को ही शामिल किया जाएगा जो कि सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित होती है। तो हमें राष्ट्रीय आय की परिभाषा को अच्छे से समझने के लिए हमें ज्ञात होना चाहिए कि कारक आय क्या होती है, और सामान्य निवासियों की परिभाषा भी हमें स्पष्ट होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय आय को और अच्छे से समझने के लिए हम करेंगे राष्ट्रीय आय के समुच्चयों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित कौन कौन से समुच्चय होते हैं और उनसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब हमारा अगला प्रश्न यही कि कारक आय और हस्तांतरण आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमने राष्ट्रीय आय की परिभाषा में देखा कि राष्ट्रीय आय में सिर्फ कारक आय को ही शामिल किया जाता है। आय दो प्रकार की होती हैं, पहली कारक आय, दूसरी हस्तांतरण आय। तो कारक आय वो आय होती है जो हमें सेवा के बदले प्राप्त होती है, लेकिन हस्तांतरण आय एक तरफा आय होती है जो कोई सहायता, अनुदान, गिफ्ट हो सकता है। तो देखते हैं कारक आय की परिभाषा। हमें कारक आय और हस्तांतरण आय दोनों में अंतर बताना है। तो कारक आय सेवाओं के लिए पुरस्कार के रूप में अर्जित आय को कारक आय कहते हैं। कारक सेवाएं जैसे ब्याज, लगान, किराया, लाभ और पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त आय, तो ये होती है कारक आय, जिसमें हम किराया, लाभ और पारिश्रमिक को शामिल करते हैं, और ये प्राप्त होते हैं क्रय भूमि, श्रम पूंजी और उद्यमवर्ती जैसे साधनों से। तो ये थी हमारी कारक आय की परिभाषा। तो पहला अंतर तो ये होता है कारक आय। अब हम करेंगे हस्तांतरण आय। कारक आय को प्राय अर्जित आय भी कहा जाता है और इसे हम साधन आय भी कहते हैं। इसके बाद हमारी हस्तांतरण आय, जिसे हम अनार्जित आय भी कहते हैं। तो हस्तांतरण आय की परिभाषा, हस्तांतरण आय सहायता, दान और चंदे के रूप में प्राप्त आय को हस्तांतरण आय कहा जाता है। इसे अनार्जित आय भी कहते हैं, यानी कि ये आय हमें अर्जित नहीं करनी पड़ती, ये क्रय सहायता के रूप में प्राप्त होती है। इसके उदाहरण में हम लिखेंगे जैसे नगद, उपहार, स्कॉलरशिप जिसे छात्रवृत्ति भी कहते हैं, वरिष्ठ नागरिक पेंशन और बुढ़ापा पेंशन आदि को हस्तांतरण आय माना जाता है, क्योंकि ये एक तरफा आय होती हैं। ये किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को सहायता के रूप में दी जाती हैं। इन्हें हस्तांतरण आय या अनार्जित आय भी कहते हैं। तो ये थी हमारी हस्तांतरण आय की परिभाषा। हमने हस्तांतरण आय और कारक आय
दोनों के बीच अंतर को समझा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि एक देश की घरेलू सीमा और घरेलू आय से क्या अभिप्राय है। तो इस प्रश्न में हमें देश की घरेलू सीमा और घरेलू आय में क्या संबंध होता है बताना है। तो एक देश की घरेलू सीमा और घरेलू आय में प्राय घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, क्योंकि देश की घरेलू सीमा वह सीमा होती है जिसमें देश की आर्थिक क्रियाएं घरेलू आय सृजित करती हैं। इसे आर्थिक सीमा भी कहा जाता है। तो देश की घरेलू सीमा से अभिप्राय उस सीमा से होता है जो प्राय किसी देश की आर्थिक क्रियाएं जिस सीमा के भीतर की जाती हैं, और देश की घरेलू सीमा से ही जो आय सृजित होती है उसे देश की घरेलू आय कहा जाता है। तो इसीलिए देश की घरेलू सीमा और घरेलू आय में प्राय घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। अब हम देखते हैं देश की घरेलू आय क्या होती है। तो आय का अध्ययन जब घरेलू स्तर पर किया जाता है तो हम उसे घरेलू आय कहते हैं। वही घरेलू आय से अभिप्राय उस आय से होता है जो प्राय किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर अर्जित की जाती है, और इस आय में प्राय विदेशों से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया जाता। यानी कि घरेलू आय में NFIओ को हम शामिल नहीं करते हैं। घरेलू आय सिर्फ वो आय होती है जो किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर अर्जित की जाए। तो ये थी हमारी देश की घरेलू सीमा और घरेलू आय की परिभाषा और उनके बीच संबंध। तो दोनों ही घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, क्योंकि घरेलू सीमा के भीतर ही घरेलू आय को अर्जित किया जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं में क्या अंतर होता है, आप इनसे क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो हमें इस प्रश्न में अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं की परिभाषा बतानी है और उनमें अंतर स्पष्ट करना है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो देखते हैं इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या लिखेंगे। तो हमें अंतिम वस्तुओं के बारे में और मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में बताना है। तो देखते हैं पहले अंतिम वस्तुओं की परिभाषा। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया होता है। तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अपनी उत्पादन सीमा रेखा को पार कर चुकी होती हैं, यानी कि पूरी तरह से अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा प्रयोग में लाए जाने के लिए तैयार होती हैं, और अंतिम वस्तुओं के उपभोग पर किए गए व्यय को प्राय अंतिम उपभोग व्यय कहा जाता है। कोई भी वस्तु अंतिम वस्तु हो सकती है जिसका किसी उपयोगकर्ता द्वारा प्राय अंतिम रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, कपड़े आदि ये अंतिम वस्तुओं के उदाहरण होते हैं। लेकिन यदि ये किसी फर्म द्वारा दोबारा बेचने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं तो इन्हें मध्यवर्ती वस्तु माना जाता है। अब है मध्यवर्ती वस्तुओं की परिभाषा। तो वे वस्तुएं जो एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को पुनः बिक्री के लिए खरीदी जाती हैं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। इन वस्तुओं का उपयोग प्राय अन्य वस्तुओं को बनाने हेतु कच्चे माल के रूप में किया जाता है, और ये वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्होंने अपनी उत्पादन सीमा रेखा को पार नहीं किया होता है, यानी कि अभी इनमें उत्पादन प्रक्रिया उत्पादन प्रोसेस जो होता है इनका अभी पूरा नहीं हुआ होता है, इनमें अभी मूल्य वृद्धि की जानी बाकी होती है। तो ये मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, और मध्यवर्ती वस्तुओं पर किए गए उपभोग को प्राय मध्यवर्ती उपभोग कहा जाता है, और राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती उपभोग को कभी भी शामिल नहीं किया जाता। ये पॉइंट्स भी हमें याद रखने चाहिए। तो ये थी अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच में अंतर। कोई भी वस्तु प्राय अंतिम वस्तु है वो मध्यवर्ती वस्तु भी हो सकती है यदि उसका उपयोग किसी उत्पादक के द्वारा या किसी फर्म या कंपनी के द्वारा दोबारा किसी वस्तु के उत्पादन में किया जा रहा है, तो वो वस्तु मध्यवर्ती वस्तु भी हो सकती है। जैसे दूध यदि किसी उपयोगकर्ता द्वारा किसी उपभोक्ता द्वारा डेली यूज़ में यूज़ किया जा रहा है तो वो एक अंतिम वस्तु कहलाएगी। लेकिन यदि वही दूध कोई उत्पादक, कोई चाय वाला या फिर कोई दुकानदार अपने प्रयोग में ला रहा है और उससे कोई नई चीज़ बनाकर फिर उसे बेच रहा है, यानी कि उसमें मूल्य वृद्धि करके उसे दोबारा बेच रहा है, तो उस दूध को हम मध्यवर्ती वस्तु कहेंगे। तो ये अंतर होता है अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में। तो आशा है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि
उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं में अंतर बताने हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखते हैं उपभोग वस्तुओं की परिभाषाएं। तो उपभोग वस्तुएं मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं यानी कि उपभोक्ताओं की जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। उपभोग वस्तुओं पर किए गए व्यय को प्राय उपभोग व्यय कहा जाता है। उपभोग वस्तुओं के अधिक उत्पादन से लोगों का कल्याण होता है और ये उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करती हैं। तो उपभोग वस्तुओं पर जो व्यय किया जाता है यानी कि उस उपभोग वस्तुओं के क्रय विक्रय पर जो व्यय करते हैं उसे उपभोग व्यय कहा जाता है। और उपभोग वस्तुओं का जितना अधिक उत्पादन होता है उपभोक्ताओं के लिए विकल्प भी उतने अधिक होते हैं। इसीलिए जो उपभोग वस्तुओं का जितना अधिक उत्पादन होता है लोगों के कल्याण के लिए ये वस्तुएं प्राय अच्छी मानी जाती हैं और लोगों की जीवन की गुणवत्ता में भी ये वृद्धि करती हैं। तो ये थी हमारी उपभोग वस्तुएं। अब हम जानेंगे कि पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं। तो देखते हैं पूंजीगत वस्तुओं की परिभाषा। तो पूंजीगत वस्तुएं ये वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट नहीं करती हैं। तो पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से करती हैं। उपभोग वस्तुएं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं लेकिन पूंजीगत वस्तुएं प्राय अप्रत्यक्ष रूप से करती हैं। पूंजीगत वस्तुओं पर किए गए व्यय को निवेश व्यय कहा जाता है और उपभोग वस्तुओं पर किए गए व्यय को प्राय उपभोग व्यय कहा जाता है। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के कारण अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है और देश की अर्थव्यवस्था विकसित होती है। तो जो उपभोग वस्तुएं हैं उनके जितना अधिक उत्पादन होता है उनके उत्पादन के अधिक होने से प्राय किसी व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है, उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। लेकिन पूंजीगत वस्तुओं के अधिक उत्पादन से देश की अर्थव्यवस्था अधिक विकसित होती है और उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होती है। और पूंजीगत वस्तुएं प्राय भावी पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अब देखते हैं उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण। तो उदाहरण के लिए उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। तो उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जैसे कपड़ा, ब्रेड, दूध। ये प्रत्यक्ष रूप से किसी उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, उसको पूरा करती हैं। लेकिन जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं वो प्राय अप्रत्यक्ष से उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, जैसे मशीनरी और प्लांट। मशीन, कोई भी मशीन है यदि वो कपड़ा उत्पादन कर रही है, किसी भी उपभोक्ता को कपड़े की ज़रूरत है तो वो मशीन अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि कपड़े बनाएगी और उपभोक्ता तक पहुंचाएगी, यानी कि वो अप्रत्यक्ष रूप से उसकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। तो ऐसे ही पूंजीगत वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। तो हमने पूंजीगत वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं जान ली। पूंजीगत वस्तुएं प्राय स्थायी वस्तुएं होती हैं और ये लंबे समय तक चलती हैं। ये भी इनकी परिभाषाओं का ही एक पॉइंट होता है। इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है और ये प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो हमारा छठा प्रश्न यह है कि निवेश से आप क्या समझते हैं? निवेश को परिभाषित कीजिए और ये कितने प्रकार का होता है, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमारे 6th क्वेश्चन में हमें निवेश की परिभाषा बतानी है और ये कितने प्रकार का होता है और जिन प्रकार का होता है उनमें अंतर भी स्पष्ट करना है। तो देखते हैं निवेश की परिभाषा। तो निवेश से अभिप्राय पूंजी निर्माण की प्रक्रिया से है अथवा यह एक पूंजी के स्टॉक में वृद्धि की प्रक्रिया है जिसे निवेश कहा जाता है। तो निवेश से अभिप्राय होता है पूंजी निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि हम अपनी परिसंपत्तियों के निर्माण में जिस धन का प्रयोग करते हैं उसे निवेश कहा जाता है। इसे हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। निवेश के मुख्य 2 घटक होते हैं, एक स्थिर निवेश, दूसरा माल सूची निवेश। तो निवेश के 2 घटक, स्थिर निवेश और माल सूची निवेश। हमें अब बताना है कि निवेश कितने प्रकार का होता है। तो निवेश को प्राय मूल्यह्रास के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। पहला
शुद्ध निवेश और दूसरा सकल निवेश। तो निवेश के कोई प्रकार नहीं होते हैं, उसे प्राप्य मूल्यह्रास के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, यानी दो प्रकार बनाए जाते हैं, पहला शुद्ध निवेश, दूसरा सकल निवेश। तो शुद्ध निवेश वो निवेश होता है जिससे अभिप्राय एक लेखा वर्ष में पूंजी के स्टॉक में वृद्धि से होता है, इसमें मूल्यह्रास को शामिल नहीं किया जाता। लेकिन सकल निवेश वो निवेश होता है जिसमें प्राप्य मूल्यह्रास को शामिल किया जाता है। तो ये थे निवेश के प्रकार, सकल निवेश और शुद्ध निवेश। अब हमें इनमें अंतर भी बताने हैं, तो देखते हैं सकल निवेश और शुद्ध निवेश में क्या अंतर है। तो सकल निवेश में एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों द्वारा नई परिसंपत्ति की खरीद पर किया गया व्यय तथा वर्तमान परिसंपत्तियों के पुनः स्थापन पर किए गए व्यय दोनों को शामिल किया जाता है। यानी कि सकल निवेश वह निवेश होता है जिसमें उत्पादकों द्वारा नई परिसंपत्तियों पर खरीदे गए व्यय को तो शामिल किया ही जाता है, साथ में जो उसकी पुरानी संपत्तियां होती हैं उन्हें वर्तमान में पुनः स्थापन पर किए गए व्यय को भी शामिल किया जाता है। परिसंपत्तियों के पुनः स्थापन पर किए गए व्यय को हम मूल्यह्रास भी कहते हैं, यानी कि सकल निवेश में मूल्यह्रास को शामिल किया जाता है। लेकिन शुद्ध निवेश में उत्पादकों द्वारा अपनी वर्तमान परिसंपत्तियों के पुनः स्थापन पर किए गए व्यय को शामिल नहीं किया जाता। यानी कि जो शुद्ध निवेश होता है वो पूरी तरह से शुद्ध होता है, उसमें पिछले साल की किसी भी परिसंपत्ति के पुनः स्थापन पर किए गए व्यय को शामिल नहीं किया जाता। इसमें केवल उत्पादक द्वारा नई परिसंपत्ति की खरीद पर किए गए व्यय को ही शामिल किया जाता है। तो ये कहलाता है हमारा शुद्ध निवेश। तो सकल निवेश और शुद्ध निवेश में पहला अंतर तो ये है कि पुरानी वस्तुओं के पुनः स्थापन पर किए गए व्यय को शामिल किया जाता है अथवा नहीं। अब हम देखते हैं दूसरे पॉइंट को। तो हमारा दूसरा अंतर यह है कि निवेश प्राय वर्तमान पूंजी के स्टॉक में हुई शुद्ध वृद्धि को प्रकट नहीं करता है, परंतु शुद्ध निवेश वर्तमान में पूंजी के स्टॉक में हुई शुद्ध वृद्धि को प्रकट करता है। तो हमारा दूसरा अंतर यह है कि सकल निवेश जो है वो वर्तमान पूंजी के स्टॉक में हुई शुद्ध वृद्धि को प्रकट नहीं करता, परंतु शुद्ध निवेश करता है। तो इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछे जाने की इसकी गुंजाइश भी है। इसी के साथ अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि मूल्यह्रास को परिभाषित कीजिए। तो हमें हमारे इस प्रश्न में मूल्यह्रास, जिसे हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, उसे परिभाषित करना है। तो मूल्यह्रास जब स्थिर परिसंपत्तियों जैसे प्लांट तथा मशीनों का प्रयोग किया जाता है तो सामान्य टूट फूट तथा आकस्मिक हानि के कारण उनके मूल्य में कमी आ जाती है। उनके मूल्य में तब भी कमी आ जाती है जब प्रौद्योगिकी या मांग परिवर्तन के कारण उनका अप्रचलन हो जाता है। टूट फूट की सामान्य दर या अप्रत्याशित अप्रचलन के कारण स्थिर परिसंपत्तियों के उपयोग से मूल्य में होने वाली हानि है। तो मूल्यह्रास से अभिप्राय प्राय किसी वस्तु के कीमत में आने वाली कमी से होता है, जिसको हम अलग अलग नाम से भी जान सकते हैं, जैसे कि सामान्य टूट फूट या आकस्मिक हानि या फिर अप्रत्याशित अप्रचलन को भी मूल्यह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास को प्राय स्थिर परिसंपत्तियों के उपभोग में कमी आ जाने से जो उसकी कीमत में परिवर्तन आता है, उसकी कीमत घट जाती है, उसे मूल्यह्रास कहा जाता है। तो ये थी हमारे मूल्यह्रास की परिभाषा, जिसमें हमने 3 चीज़ों का वर्णन किया। पहला सामान्य टूट फूट तथा आकस्मिक हानि के कारण उसके मूल्य में होने वाली कमी। दूसरा, उसका मूल्य तब घट जाता है जब प्रौद्योगिकी या मांग परिवर्तन के कारण उनका अप्रचलन हो जाता है। तो इन तीनों चीज़ों को हम प्राय मूल्यह्रास ही कहते हैं। हम मूल्यह्रास का कारण होता है उन चीज़ों की कीमतों में आने वाली सामान्य कमी, जिसे हम मूल्यह्रास यानी कि उसके कीमत में होने वाली कमी को कहते हैं। तो हमारी मूल्यह्रास की परिभाषा कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि आय के चक्रीय प्रवाह को परिभाषित कीजिए तथा प्रवाह कितने प्रकार का होता है बताइए। तो हमें इस प्रश्न में आय के चक्रीय प्रवाह को परिभाषित करना है और आय का चक्रीय प्रवाह प्राय कितने प्रकार का होता है ये भी बताना है। तो देखते हैं आय के चक्रीय प्रवाह की परिभाषा।
तो आय के चक्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और साधन सेवाओं तथा मौद्रिक आय के सतत प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इसकी प्रकृति चक्रीय होती है और यह निरंतर चलने वाला प्रक्रम होता है। ना ही इसका कोई प्रारंभिक बिंदु होता है और ना ही इसका कोई अंतिम बिंदु। तो आय के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय है आय प्राय उत्पादक स्थल से निकलती है, फिर वो उपभोक्ता के पास, फिर उपभोक्ता से दोबारा उत्पादक के पास, फिर उत्पादक से उसके श्रमिकों जो कर्मचारी होते हैं उनके पास, फिर उन कर्मचारियों से प्राय जो दुकान के लोग होते हैं जो उन्हें सेवाएं प्रदान करते हैं सेवा प्रदाताओं के पास, फिर उन सेवा प्रदाताओं से फिर उत्पादक के पास। तो ये होता है आय का चक्रीय प्रवाह जो निरंतर चलता रहता है। ना ही इसका कोई प्रारंभिक बिंदु होता है और ना ही इसका कोई अंतिम बिंदु होता है। तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तु, सेवाओं और साधन सेवाओं तथा मौद्रिक आय के इसी सतत प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। और आय का जो चक्रीय प्रवाह होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो आय का चक्रीय प्रवाह प्राय 2 प्रकार का होता है। इसे वस्तु, सेवाओं और मुद्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, यानी कि 2 प्रकारों में बांटा जाता है। पहला होता है वास्तविक चक्रीय प्रवाह, वही दूसरा होता है मौद्रिक चक्रीय प्रवाह। तो वास्तविक चक्रीय प्रवाह आय के वास्तविक चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं के वास्तविक प्रवाह से है। इसके परिणाम स्वरूप वस्तु विनिमय प्रणाली उत्पन्न होती है। तो आय के चक्रीय प्रवाह जो कि 2 प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक, दूसरा मौद्रिक। वास्तविक प्रवाह वो होता है जिसमें प्राय वस्तुओं का प्रवाह होता है, सेवाओं का प्रवाह होता है और इनके वास्तविक प्रवाह से ही अभिप्राय होता है वास्तविक चक्रीय प्रवाह से। वास्तविक चक्रीय प्रवाह से विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली उत्पन्न होती है जो पहले से चली आ रही होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली वो प्रणाली होती है जिसमें प्राय हम वस्तु के सहारे लेन देन का कार्य करते हैं। अब हमारा दूसरा है मौद्रिक चक्रीय प्रवाह। तो मौद्रिक चक्रीय प्रवाह इस प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक यानी कि मुद्रा के प्रवाह से है। जब बात करेंसी की आती है, मुद्रा की आती है, तब हम मौद्रिक चक्रीय प्रवाह शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे मौद्रिक प्रणाली उत्पन्न होती है जो वर्तमान में भी चल रही है। इसमें हम मुद्रा के सहारे वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, सेवाओं को लेते हैं और देते हैं। वो होता है मुद्रा के सहारे यानी कि किसी करेंसी के सहारे। तो इसे हम कहते हैं मौद्रिक चक्रीय प्रवाह, क्योंकि इसमें सारे लेन देन मुद्रा के द्वारा ही होते हैं। और अब हमारा है कि मौद्रिक चक्रीय प्रवाह और वास्तविक चक्रीय प्रवाह के व्युत्क्रम होता है। तो जो मौद्रिक चक्रीय प्रवाह होता है वो वास्तविक चक्रीय प्रवाह के बिल्कुल व्युत्क्रम यानी कि विपरीत होता है। तो ये था हमारा आय का चक्रीय प्रवाह और उसके प्रकार। इसी के साथ हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको हमारी इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न भी अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए और आप लोगों के लिए ये वीडियो उपयोगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही यदि आपको ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मिल सके हमारी सभी वीडियो आपको सबसे पहले। तो धन्यवाद दोस्तों।